हमारे पास जो एवरेज एनर्जी का फार्मूला आया है सॉलिड के लिए, वो ये आया है। इसमें दो फैक्टर है। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत लो चला जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, सो ये वाला सारे का सारा जो फैक्टर है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो जो इन्फिनिटी होता है, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये पूरे का पूरा फैक्टर ज़ीरो बन जाएगा। तो एट लोअर टेम्परेचर भी हमारे पास एवरेज एनर्जी कुछ ना कुछ होगी विच विल बी इक्वल टू द एच न्यू ओवर टू। सो दैट्स मीन हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी की वैल्यू हमें एट एब्सोल्यूट ज़ीरो भी देगी। अब हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई है। अब आगे से हम उसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं बाय जस्ट सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई इट विद दी 3n। अगर हम इसको 3n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। इस तरह एवरेज एनर्जी को अगर हम 3n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी विच विल बी इक्वल टू दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जो मेन चीज़ हमें इस टॉपिक में चाहिए वो है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, जो कि हम लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी। अब अगर यहाँ पे हम एनर्जी की वैल्यू ये सारी की सारी निकाली अगर इधर पुट करें तो हमें देख सकते हैं कि अगर हम इस एनर्जी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी सॉलिड के लिए। और वहाँ से हम देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे ये कैसे बिहेव करेगा और लो टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेगा। ये वैल्यू निकालने से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये सारे का सारा फैक्टर हो जाएगा ज़ीरो। हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3n h न्यू, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। इक्वेशन को हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का अब हमने डेरिवेटिव लेना है और इसको हम क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। क्वोशिएंट रूल लगाने से और इसको थोड़ा सॉल्व करने से हमारे पास जो लास्ट पे इसकी वैल्यू बन जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, वो सी वी की वैल्यू ये हो जाएगी। हमारे पास ये वो इक्वेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड के लिए जो कि आइंस्टाइन ने डिराइव की थी। और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसने हाई टेम्परेचर एज वेल एज़ लो टेम्परेचर पे उसकी सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका क्या बिहेवियर होता है उसके बारे में बताया। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सारी इधर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लेट करेंगे एच न्यू ओवर के जो है ये थीटा ई के इक्वल है। थीटा ई जो है ये बेसिकली आइंस्टाइन टेम्परेचर है। अब अगर हम यहाँ पे ये जो एज है प्लांक कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और ये बोल्टजमैन कांस्टेंट के जब हम यूनिट निकालते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो यूनिट रिजल्टेंट निकलेगा वो एक टेम्परेचर का यूनिट ही निकलेगा, जिसको इसलिए हम थीटा ई बोल रहे हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अभी इसमें हम दो कंडीशन को चेक कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे और एक बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा दैट्स मीन जो टेम्परेचर है वो आइंस्टाइन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि आइंस्टाइन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास इनकी जो रेशो निकलेगी वो एक से बहुत छोटी निकलेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर ये है एक्सपोनेंशियल आइंस्टाइन टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर। इसके लिए हमने एक सीरीज़ पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, उसको एक्सपेंड करने का ये तरीका होता है। सेम इसी तरह हम इसको भी एक्सपेंड करते हैं, वन प्लस आइंस्टाइन टेम्परेचर ओवर टी प्लस हाफ आइंस्टाइन टेम्परेचर ओवर टी का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह अप टू सो ऑन जाता जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास ये जो रेशो है ये वन से बहुत छोटी है। तो जब हम इसका हायर टर्म में जाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू छोटी से छोटी से छोटी होती जाएगी, तो इसलिए हम इसकी जो हायर टर्म्स हैं वो सारी की सारी इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको सिंपली हम वन पावर तक लिख सकते हैं, क्योंकि हायर वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत छोटी होती जाएंगी, सो वी कैन इग्नोर देम। सो इक्वेशन में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सी वी की वैल्यू है वो ये बन जाएगी एट हाई टेम्परेचर पे, इसमें सॉरी एट लो टेम्परेचर, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये है एज एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पे, सॉरी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर पे। ये सारी की सारी हमने इसकी डेरिवेशन की और फाइनल वैल्यू जो हमारे पास निकल आई है सिंप्लीफाई करने के बाद, वो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो जब ये इन्फिनिटी है बटे में हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी होगी, तो ये पूरे की समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये पूरे की पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एट वेरी हाई टेम्परेचर जो सी वी की वैल्यू होती है वो 3 n के इक्वल होती है। n जो है वो नंबर ऑफ़ मोल अगर ये एक हो, और k जो है हमारे पास बोल्टजमैन कांस्टेंट हो, n जो है वो एवोगैड्रो नंबर हो, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनेगी इन दोनों कांस्टेंट को मिला के वो एक और कांस्टेंट बनता है, दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो दैट्स मीन हमारे पास हाई टेम्परेचर पे भी जो सी वी की वैल्यू होगी वो 3 r होगी। ये वो करेक्शन है जो आइंस्टाइन ने हमें करके दी कि हमारे पास जो हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो 3 r होती है। जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी थी और जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में डी लॉन्गपेटेड लॉ भी बोलते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकला था हाई टेम्परेचर का वो 3 r ही निकला था। सो यहाँ पे भी हमारे पास 3 r ही निकला है। हम बेसिकली आप देखेंगे कि हमारे पास जो लो टेम्परेचर पे जो वैल्यू थी, क्या ये भी वही आती है जो क्लासिकल की निकली थी कि नहीं। बेसिकली करेक्शन की ज़रूरत जो थी वो लो टेम्परेचर पे थी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है क्लासिकल थ्योरी का और आइंस्टाइन थ्योरी का दोनों का सेम आया है। हमारे पास जो आइंस्टाइन थ्योरी है वो भी हमें यही कहती है कि हाई टेम्परेचर पे अगर आपने किसी सॉलिड की जो एनर्जी है उसको टेम्परेचर को अगर आपने 1 डिग्री तक चेंज करना है तो आपको 3 r जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे। अब जो सेकंड केस है हमारा वो है लो टेम्परेचर पे, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो आइंस्टाइन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें कि हमारा जो आइंस्टाइन टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो, और इनकी जो रेशो है वो 1 से बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो उस टाइम पे हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। जो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर मौजूद है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे रेशो, ये वाली जो रेशो है ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जब ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो इसे एज सच कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स मीन कि हम ये वाली जो वैल्यू है -1, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं, और इसको जब फाइनल इक्वेशन सी वी वाले में लगाएंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो सकती है। ये नीचे पावर 1 रह जाएगी, या इसको ऊपर लेके जाके इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो हमारे पास जो टेम्परेचर का और सी वी का आपस में रिलेशन है वो ना सिर्फ डिक्रीजिंग है बल्कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। और लो टेम्परेचर पे जाके जो सी वी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आस्ता आस्ता नियर अप्रोचेस टू ज़ीरो तक चल जा सकती है, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज से कर जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हेंस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैचेस विद एक्सपेरिमेंटल डाटा, कि जो हमारे पास लो टेम्परेचर पे जो डाटा आ रहा था एक्सपेरिमेंटली उसको उसने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया था विद दिस इक्वेशन, जहाँ से हम देख सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर हमारे पास जो टेम्परेचर का और सी वी का आपस में रिलेशन बन रहा है वो एक तो इन्वर्स बन रहा है, दूसरा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बन रहा है। इस तरह से आइंस्टाइन थ्योरी ने जो है वो किसी हद तक एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करते हुए इस बात को प्रूव किया कि हमारे पास जो लो टेम्परेचर पे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो नियर अबाउट अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाती है। अब इस थ्योरी में क्या फ्लॉज थे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।